दोस्तों, एक मौलवी साहब अपने झोंपड़ी में एक चारपाई पर सोए रहते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महिला की गाड़ी आती है। गाड़ी में से वो महिला उतरकर मौलवी साहब के जाकर सलाम करती है। सलाम करने के बाद मौलवी साहब पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो लड़की कहती है कि मैं वही सरिता हूँ जो आपके पास रहकर 2 साल मैं 12 पास की थी। उसके बाद से मौलवी साहब मायूस हो जाते हैं। दोस्तों, आइए जानिए इस कहानी के बारे में कि उस मौलवी साहब और सरिता से कौन सी रिश्ता थी जो सरिता मौलवी साहब के पास मिलने आई थी। दोस्तों, बिहार के गांव में एक प्रमोद और प्रिया नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों को जीवनचर्या बहुत अच्छे से चल रहा था, कमा रहे थे, खा रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद प्रिया गर्भावस्था हुई। गर्भावस्था होने के कारण उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जो ही उसका लास्ट टाइम होता है तो प्रिया को प्रमोद ने एक अस्पताल में एडमिट कराते हैं जब उनका एक बच्चे के जन्म देना होता है। प्रमोद ले जाकर एक अस्पताल में एडमिट कर देते हैं, लेकिन वहाँ के डॉक्टर और स्टाफ कहते हैं कि इसमें से कोई एक बचेगा। बच्चा या माँ बच सकती है, नहीं तो किसी का एक का खतरा हो सकता है। प्रमोद डॉक्टर के पास बहुत हाथ जोड़ता है और कहता है कि आप जच्चा बच्चा दोनों बचा लीजिए, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं है। मैं सिर्फ अकेले हूँ और मेरी एक पत्नी है। एक आने वाला मेरे जीवन का परवरिश करने वाला औलाद जो भी आए, बेटा या बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं है। मुझे उससे अच्छा सुरक्षा चाहिए। एक लड़की का जन्म होता है, लेकिन उसके माँ का निधन हो जाता है। तभी डॉक्टर के पास दौड़ते हुए प्रमोद जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे पत्नी को क्या हुआ है। डॉक्टर साहब कहता है कि आपको एक लड़की हुई है, लेकिन आपकी पत्नी इस दुनिया से चली गई है। इतना सुनने के बाद प्रमोद बिल्कुल से टूट जाता है और मुरझा जाता है। वहाँ से अपने परिवार को लेकर आता है, उसका कामकाज करता है। कामकाज करने के बाद सरिता को माता और पिता का दोनों का प्यार देकर परवरिश करता है और देख रेख करता है। ऐसे ही करते करते जब सरिता बड़ी हो जाती है, स्कूल जाने लगती है और सरिता के पिता ने सरिता को पढ़ाने लिखाने लगते हैं। जब सरिता 10वीं क्लास में जाती है, इसी बीच सरिता के पिता का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। रोड एक्सीडेंट होने के साथ उसकी पिता का भी मौत हो जाता है। अब सरिता बिल्कुल अनाथ हो चुकी थी, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। दोस्तों, लोग कहते हैं कि जिसके समय अच्छा रहता है उनके साथी बहुत होते हैं, लेकिन जिनका समय खराब होता है उनका साथी कोई नहीं होता है। ठीक वैसे ही सरिता के साथ हो जाता है। सरिता के पिता का निधन हो जाता है। अब सरिता अनाथ हो जाती है। उसी बीच सरिता के घर सरिता की बुआ आती है और कहती है कि आज से मैं सरिता का पालन पोषण और देख रेख मैं करूँगी। सरिता को अपने घर लेकर चली जाती है। सरिता के बुआ ने पालन पोषण करने के ही नहीं बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगती है, घर के सारी काम काज करवाने लगती है। इतना ही नहीं, उसके घर परिवार में जितने सदस्य थे वो सभी लोग खाना खा लेते थे। उसके बाद से सरिता को उसके बुआ ने उसे भोजन देती है। जैसे तैसे कर कर सरिता अपना जीवन काटती है, लेकिन दुख भरी यादें उसे जाती नहीं है। इसी बीच सरिता ने 10 का एग्ज़ाम दे चुकी थी। तभी कुछ दिन बीतने के बाद सरिता का 10 का रिजल्ट आता है तो सरिता उसमें
टॉप आती है। इस बात को जब सरिता को सूचना मिलता है कि मैं अपने स्कूल में टॉप आई हूँ, वो बात को जाकर अपने बुआ से बताती है और कहती है कि बुआ, मैं और बड़े अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ना चाहती हूँ और मैं आगे चलकर कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इतना ही नहीं, सरिता का जो धन संपत्ति होता है, उसके बुआ ने उसके घर और खेती बाड़ी दूसरे के साथ दे चुकी होती है और कुछ पैसा ले चुकी होती है। सरिता जब अपना एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराने के लिए अपने बुआ से कहती है, तो उसके बुआ सरिता से कहती है कि अगर तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने लगोगी तो मेरा घर के काम काज कौन करेगा। इतना बात सुनने के बाद सरिता दौड़ती हुई एक कमरे में जाती है और अंदर से गेट बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद से जैसे तैसे करके उस घर में घूट घूट कर जीती है और रहती है। इसी बीच कुछ दिन बाद सरिता के बुआ ने और फूफा ने किसी के शादी में घर छोड़कर गए थे। उसी दिन सरिता ने ये फैसला करती है कि मैं आज अगर इस घर से नहीं निकलकर अपना जीवन के बारे में सोचूंगी तो मेरा बुआ जीवन शायद बदलने ही नहीं देगी। दोस्तों, उसी दिन एक बैग में कपड़ा अपना सरिता पैक करती है और पैक करने के बाद बैग लेकर पैदल एक रेलवे स्टेशन के पास चल देती है। रेलवे स्टेशन के पास जाती है, वहाँ पर एक ट्रेन लगी होती है। उसी ट्रेन में चढ़ जाती है और एक डब्बे में बैठ जाती है। ट्रेन चलने लगती है, सरिता भी चलने लगती है। इसी बीच उस ट्रेन के डब्बे में एक लड़का आता है और सरिता के तरफ देखने लगता है। इसी बीच वो लड़का ने अपने कुछ दोस्तों के पास फ़ोन करता है और अगले स्टेशन के पास उस डब्बे में और 3 लड़के चढ़ जाते हैं। चढ़ने के साथ जो ही उस डब्बे के में बैठते हैं तो वो लड़का जो है उस सरिता के तरफ इशारा कर देता है। इशारा करने के बाद चारों एक साथ हंसी और ठठारा मारने लगते हैं। इसी बीच सरिता को संज्ञान मिल जाता है कि मेरे साथ कोई खराब होने वाला है। उसी रेलवे स्टेशन के पास उतर जाती है। उतरने के साथ वो चारों लड़के भी उतर जाते हैं और वहाँ से छुपती हुई दौड़ती हुई एक मस्जिद के पास जाती है। उसी मस्जिद में एक मौलवी साहब नमाज पढ़ने के लिए प्रवेश कर रहे होते हैं। तभी उस मौलवी के पैर पर जाकर गिर जाती है और कहने लगती है कि मौलवी साहब, मुझे बचा लो। मौलवी साहब उस लड़की को हाथ पकड़कर उठाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इसी बीच मौलवी साहब का नज़र उन चारों लड़कों पर पड़ जाता है। तभी मौलवी साहब उन चारों लड़कों को वहाँ से भगा देते हैं और लड़की से पूछताछ करने लगते हैं। सरिता जो होती है अपनी दुख भरी बात मौलवी साहब से बताती है और कहती है कि मौलवी साहब, मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है और मैं पढ़ना चाहती हूँ। मौलवी साहब ने उस लड़की का एडमिशन एक कॉलेज में करवा देते हैं। कॉलेज में करवाने के बाद 2 साल कॉलेज करती है। जब 12वीं क्लास का रिजल्ट आता है तो मौलवी साहब ही नहीं, उसके अगल बगल के पड़ोसी भी चौंक जाते हैं कि कितनी अच्छी लड़की है जो 12वीं क्लास में भी अच्छी रैंक लेकर आई है। इसी बीच सरिता ने मौलवी साहब से कहती है कि मौलवी साहब, मुझे अब एक अच्छे यूनिवर्सिटी से मुझे ग्रेजुएशन करना होगा, क्योंकि मैं एक अफसर बनना चाहती हूँ। मौलवी साहब कहते हैं, आपकी जो इच्छा। वहाँ से सरिता चली जाती है एक अच्छे
स्कूल में अपना एडमिशन करा लेती है। उसके बाद से अपने पैसे के लिए कुछ कामें ढूंढने लगती है। काम ढूंढते ढूंढते एक बड़े होटल के पास जाती है और कहती है कि भैया, मुझे अपने काम पर रख लीजिए, क्योंकि मैं एक वैसी लड़की हूँ कि मेरे पास कोई सहारा नहीं है। इतना बात सुनने के बाद होटल मालिक जो होता है सन्न रह जाता है और सरिता को अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो ऐसी उम्र में तुम एक होटल में काम करना चाहती हो। लड़की अपनी सारी बात बताती है और कहती है कि साहब, मैं एक अच्छा अफसर बनना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ काम करूँगा तो कुछ पैसा आ जाएगा, तो उससे मेरा स्कूल का फीस जमा हो जाएगा। इतना बात सुनने के बाद होटल मालिक को अपनी बेटी के याद आ जाता है कि एक मेरी बेटी कैसी है जो उसे भूख से थोड़ा भी प्यार नहीं है। एक ऐसी लड़की है जो दुख भरी लड़की है और इसे भूख से इतना प्यार है कि काम करके पढ़ना चाहती है। अपनी लड़की के अवगुण उस लड़की में दिख जाता है और होटल मालिक ने उस लड़की को पढ़ाने के लिए हाँ कर देते हैं। हाँ करने के बाद उस लड़की ने उस होटल में रहने लगती है और कॉलेज जाने लगती है, आने लगती है। इसी बीच उसका ग्रेजुएशन फाइनल हो जाता है। फाइनल होने के बाद उस लड़की ने होटल के मालिक से कहती है कि बाबूजी, मैं एक अच्छे कोचिंग सेंटर में ज्वाइनिंग करना चाहती हूँ जिसे मैं ऑफिसर बन सकूँ। होटल मालिक कहता है कि जो आपकी आज्ञा बेटी, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो, मैं तुझे अवश्य खर्चा दूंगी, अवश्य पढ़ाऊंगी। लड़की दिल्ली जाकर एक अच्छे कोचिंग सेंटर में अपना ज्वाइनिंग ले लेती है। उसी दौरान पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई करते करते 5 साल बीत जाता है। इसी बीच लड़की ने एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाती है। जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाती है, उसकी खबर होटल मालिक के पास आता है तो होटल मालिक खुश हो जाता है और उस लड़की से मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। जो ही होटल मालिक उस लड़की के पास मिलने के लिए जाता है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सरिता ने अपने होटल मालिक बाबूजी को बहुत आदर सत्कार के साथ प्रोत्साहित करती है और उसे स्वागत करती है और अपने पास बैठाती है। इस स्वागत को देखकर होटल मालिक के आंख में आंसू आ जाता है कि आज मेरी एक बेटी है जो इस पढ़ाई से नफरत करती है। आज मैं एक ऐसी लड़की पा गई जिसे मैं धन्य हो गया और ये उस पद को हासिल कर ली। और इसी बीच उस सरिता के मन में मौलवी साहब का याद आ जाता है और मौलवी साहब से मिलने के लिए इरादा रख देती है। अगले दिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महिला सरिता ने अपनी गाड़ी उठाती है और अपने गार्ड के साथ उस मौलवी साहब के झोपड़ी के पास आती है तो देखती है कि वो झोपड़ी बिल्कुल टूट चुका है। उसी झोपड़ी में एक चारपाई पर मौलवी साहब बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं, लेटे हैं। जाकर सरिता जब पाँव छूती है तो मौलवी साहब पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। तभी सरिता कहती है कि मैं वही सरिता हूँ जो आपके पास 2 साल रहकर पढ़ाई कर चुकी हूँ। आज मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन चुकी हूँ। इतना सुनने के बाद मौलवी साहब फूट फूट कर रोने लगते हैं और सरिता भी फूट फूट कर रोने लगती है। सरिता कहती है कि मौलवी साहब, आप रोइए मत, आप मेरे साथ चलिए और मेरे रूम पर रहिएगा। इतना बात सुनने के बाद मौलवी साहब कहते हैं कि बेटी, मैं तो यहाँ पर नमाज पढ़ती हूँ, मैं मुस्लिम समाज से हूँ और तुम हिंदू समाज से हो। तभी इस बात का जवाब सरिता देती है कि मौलवी साहब, आप इस बात को मत कहिए। जब आपने मुझे 2 साल अपने पास रखा तो हिंदू मुस्लिम का
बात बताया ही नहीं तो आज इस बात को क्यों ला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं होते हैं, दोनों का खून एक ही होता है। लेकिन दुनिया में जो फर्क करने वाला होता है वो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन जब दुनिया में एकता बन जाती है तो सब कुछ कर पाता है। सरिता कहती है कि चलिए, हमारे फ्लैट के पास एक मस्जिद है, उसी मस्जिद में आप नमाज पढ़िएगा और मेरे फ्लैट में रहिएगा। मौलवी साहब उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और सरिता के साथ उसके फ्लैट पर चले जाते हैं। फ्लैट पर जाने के बाद कुछ समय बीतता है तो सरिता अपने लेवल के साथ एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ही शादी रचा लेती है। शादी रचाने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कहती है कि जैसे मैं अपने अब्बू को सेवा करती हूँ, उसी तरह मेरे अब्बू को आप भी सेवा करिएगा, क्योंकि मेरा जीवन बनाने और रक्षा करने का शुरुआत जरिया इन्होंने ही किया है। पति पत्नी दोनों अब्बू का सेवा करने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये है कि न किसी को दिल को दुखाना है, न किसी को रुलाना है, बल्कि सचेत और जागरूक करना है और इसे कुछ सीखना है।